सुरेखा जी अपने बड़े बेटे नारायण की शादी करके जो बहू लाई हैं वो अभी मात्र 16 साल की है। उनकी बहू विनीता गरीब परिवार की लड़की है। दो दो देवर तथा तीन तीन नंदों से भरा पूरा परिवार है। ससुराल में आकर वो एक कमरे में दुबक के बैठी हुई है क्योंकि उसको डर लग रहा है। एक तो नई जगह, ऊपर से इतना बड़ा घर। मायके में तो झोपड़ी नुमा एक छोटा सा रहने लायक मकान है। ससुराल का इतना बड़ा मकान देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रिश्तेदारों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। सब किसी बात को लेकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं, पर विनीता का मन डरा हुआ है, जुबान पर जैसे ताला लगा हुआ है। उसे लग रहा है कहीं कुछ गलत शब्द मुंह से निकल गया तो सब हंसेंगे मुझ पर और क्रोधित भी होंगे। बड़ी ननद सीता खिलखिलाती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर विनीता और दुबक गई। उसने आकर कहा, क्यों भाभी, इतना दुख की हुई क्यों बैठी हो? बात भी नहीं कर रही हो, ऐसे बैठी हो जैसे कोई मूर्ति रखी हुई है। इतने में मंजली ननद केत किया धमकी और हंसते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, हम लोग शेर हैं, इसीलिए हम लोगों से डर के दुबक गई हैं। सब हंसी ठिठोली में लगे हुए हैं। शादी वाला घर है, सब मस्ती के मूड में है, पर बेचारी विनीता के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। एक तो इतनी छोटी उम्र, ऊपर से नया नया घर, सब अजनबी हैं उसके लिए। केतकी ने आकर विनीता का घूंघट उठाया तो वो डर के मारे और सिमट गई। उसका मुखड़ा उठाया तो देखा आंखें भीगी हुई हैं। अरे अरे रो मत भाभी, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, हमसे डरो मत। आपको अच्छा नहीं लगता तो चलो मजाक नहीं करेंगे आगे से। हमारी भाभी हो, थोड़ा मजाक करने का हक तो बनता ही है हमारा। गंभीरता का नाटक करते हुए कहा और दुपट्टे से मुंह दबाकर हंसे जा रही थी। छोटी ननद अर्पिता 10 साल की है, उसे हंसी ठिठोली सूझता नहीं। बहनों को भाभी का मजाक उड़ाते हुए देखा तो उसके पास जाकर बैठ गई और कहा, क्यों मेरी भाभी को परेशान कर रही हो दीदी? लो आ गई भाभी की चमची, सीता हंसते हुए बोली। अभी से ये हाल है सीता दीदी, आगे आगे देखो क्या होता है, केतकी ने जवाब दिया। रुक जाओ, अभी माँ को बताती हूँ, तुम दोनों बहुत शैतान हो। और वो गुस्से में उठकर चली गई। छोटी ननद अर्पिता विनीता की बहुत अच्छी सहेली बन गई। वो उसी के साथ घुल मिल कर रहती और उसके साथ ही बात करती है। भाभी का प्यार पाकर अर्पिता भी बहुत खुश है। उसको तो लग रहा है जैसे उसको कोई सहेली मिल गई है। बड़ा देवर वरुण शहर में नौकरी करता है, छोटा देवर नवनीत कॉलेज में पढ़ता है। बड़ी ननद सीता 12वीं में पढ़ती है और मंजली केतकी 10वीं में पढ़ती है। सीता की शादी की कई जगह बात चलाई तो रिश्ते आ रहे हैं। कोई ढंग का लड़का मिले तो शादी पक्की हो जाएगी उसकी। ससुर विनय कुमार पड़ोस के गांव में स्कूल मास्टर हैं। स्कूल जाने से पहले उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करना, फिर दोपहर का खाना टिफिन में भर कर देना, ये सब जिम्मेदारी अब विनीता पर आन पड़ी हैं। नन्ही सी जान है, पर गरीब घर की होने के कारण माँ ने सब काम सिखाया है उसे। सुरेखा जी दिन भर पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं। पहले तो घर का काम कर लेती थी, पर बहू आ जाने के बाद तो रिटायर हो गई हैं। पूजा पाठ से कभी फुर्सत मिले तो विनीता के साथ मुंह चला लेती हैं। हाथ पांव तो चलाती नहीं है तो मुंह तो चलाना ही पड़ेगा। बहू के किसी काम में कभी खुश नहीं होती। अरे तुमने ये क्या कर दिया, ये क्यों नहीं किया, ये चीज़ ऐसी नहीं बनानी थी, ये चीज़ ऐसी बननी थी। आज दाल में नमक ज़्यादा है तो आज रोटी मोटी बना दी। आज नहाने का पानी ज़्यादा गर्म कर दिया, इसमें और ठंडा पानी मिला दो। आज चाय अच्छी नहीं बनी, इसमें शक्कर ज़्यादा है, कल से कम शक्कर डालना। दुनिया भर की शिकायतें बहू से रहती हैं। बहू बेचारी क्या करती, सास की बातों में केवल सिर हिला देती है। कभी कुछ बात कर देती तो फिर सुनने को मिलता, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल। अगर कुछ नहीं बोलती है तो कहती है गूंगी हैं क्या? माँ बाप ने बात करना नहीं सिखाया क्या तुम्हें, जो हमेशा सिर हिलाती रहती हो? कभी कभी कुछ बोल भी दिया करो मुँह से। बड़ी ननद सीता की शादी तय हो गई है किसी दूसरे गांव के एक स्कूल मास्टर से, तो सारी जिम्मेदारी विनीता पर आ पड़ी। रिश्तेदार आए तो उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाना, उनकी खातिरदारी करना। कहीं कुछ कमी हो जाए तो सास से डांट पड़ जाती। अब तो विनीता को भी आदत सी पड़ गई है सास की बातें सुनने और चुप रहने की। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले घर आंगन में झाड़ना पोंछना विनीता का पहला काम होता है। उसमें अगर जरा भी देर हो जाती है तो सास की जबान कैंची की तरह चलने लगती है। इतनी देर तक सोया मत करो, बहुत आलसी हो गई हो आजकल। समय से उठकर सारा काम किया करो, यही हमारे घर का नियम है। विनीता की आंखें भीग जाती सास की बात सुनकर। इतना काम तो करती हूँ फिर भी चैन नहीं, इस बात से खुश होगी पता नहीं।
घर आंगन झाड़ पोंछ कर नहा धोकर चली जाती है रसोई घर में, सबकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। बड़ी ननद को आलू का पराठा खाना है, मंझली को पूड़ी खाना है, छोटी को हलवा खाना है। सास को ये सब पसंद नहीं है तो उनको रोटी के साथ कोई सब्जी खाना है। दोनों देवरों की फरमाइशें अलग होती हैं, इसे भी विनीता को ही पूरी करनी होती हैं। किसी का मन हुआ तो थोड़ा सा हाथ बटा दिया, वरना सब अपनी मर्जी के मालिक हैं यहाँ पर। बड़ी ननद की शादी तय हो जाती है। इसी बीच पता चलता है कि विनीता के पाँव भारी है, पर उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। विनीता के बिना तो कोई काम पूरा होना है ही नहीं। सीता की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है, पर जब भी कभी मायके आती है तो फिर वही विनीता से फरमाइशें। भाभी रोटी सब्जी नहीं खाना है, आज छोले पूड़ी खाने का मन हो रहा है। विनीता बेचारी गूंगी बन सब फरमाइशें पूरी करती रहती है। विनीता का 9वां महीना चल रहा है, पर काम से कहाँ छुट्टी मिली है। सास का कहना है काम नहीं करोगी तो बच्चा होने में बहुत कष्ट होगा, इसीलिए हाथ पैर चलते रहना चाहिए। विनीता को बेटी हुई तो सास का वही रोना धोना, एक बेटा हो जाता तो कितना अच्छा होता। एक बेटी को जन्म दिया तूने, उम्मीद लगा कर बैठी थी मन में एक पोते के लिए। विनीता मन ही मन ये सोच कर रह जाती है, इसमें मेरा क्या हाथ है। भगवान की इच्छा थी तो बेटी हुई, और भीगी हुई आंखों की कोरों को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछकर एक लंबी सांस छोड़ती है। अब मजली ननद केतकी की बारी है शादी की। शादी के रिश्ते आ रहे हैं और विनीता के कंधों पर कर्तव्यों का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक तो बेटी छोटी, उसे संभालना, ऊपर से घर का सारा काम करना। बेचारी एक जान और काम हजार। वैसे कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, वही कहावत लागू होती है विनीता पर। कोई कहता विनीता चाय बना दो, कोई कहता विनीता आलू के चिप्स तल दो, कोई कहता विनीता पकौड़े बना दो, आज पकौड़े खाने का मन हो रहा है। बेचारी विनीता होठों पर एक मीठी मुस्कान लिए सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती है। काम करते करते चाहे लाख थक जाओ, पर मजाल है कि चेहरे पर कोई सिकन आए। अगर सास ने देख लिया तो खैर नहीं, तुरंत बोल पड़ेंगी, चेहरा क्यों ऐसा बना कर रखा है? कौन तुम्हारा नाना मर गया है जो रोनी सूरत बना कर रखी है? काम तो सभी करते हैं, काम करने में इतनी परेशानी क्यों? केतकी की शादी तय हो जाती है कानपुर के एक लड़के से, जिसकी छोटी सी किराने की दुकान है। फिर भी लड़के वालों की मांग थी कि 5 तोले सोना, एक बाइक, खाट, पलंग, अलमारी, बर्तन, सबके लिए अच्छे कपड़े आदि सब देना पड़ेगा। बड़े और मंझले दोनों भाइयों ने मिलकर सारी फरमाइशें पूरी की और केतकी की शादी हो गई। केतकी ससुराल चली गई, पर विनीता इतनी थक गई थी कि सबके जाने के बाद बिस्तर में पड़ गई। नींद से आंखों की पलकें ऐसे चिपक रही थी जैसे शहद से चींटियां चिपक जाती हैं। बस आंखें लगी ही थी कि सास की कड़कती हुई आवाज़ आई, बहू ओ बड़ी बहू कहाँ हो तुम? कुछ मेहमानों को अभी जाना बाकी है, उनके लिए खाना तैयार करना है, जल्दी जल्दी, नहीं तो उनकी ट्रेन छूट जाएगी। सबके लिए जल्दी जल्दी दाल चावल रोटी सब्जी बना देना और सबकी टिफ़िन भी तैयार कर देना ट्रेन के लिए, नहीं तो रात को बेचारे भूखे रह जाएंगे। घर तो सब सुबह सुबह पहुंच पाएंगे, तभी घर जाकर खाना खा पाएंगे। कोई मेहमान यहाँ से दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। गांव भर में सबको बोलती फिरती सुरेखा जी, मेरी बड़ी बहू जैसी बहू पूरे गांव भर में नहीं होगी। कोई भी काम बोल दो कभी ना नहीं करती, बिल्कुल गौ है गौ। कभी कोई बात बोल दो तो जवाब भी नहीं देती। हमारे पड़ोस में जो जतिन है ना, उसकी बहू को देखो, सास ससुर से कैसे मुंह लड़ाती रहती है, और कोई काम के लिए बोल दो तो चेहरा देखने लायक होता है। और हमारी बहू को देखो, सारा काम हंस हंस के कर लेती है। बहू की तारीफ करते समय सुरेखा जी की छाती 2 गुनी चौड़ी हो जाती है और ऐसे ठसके दिखाकर निकल जाती हैं सबके सामने से, जैसे इनका जैसे भाग्यवान तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बेचारी विनीता ही जानती है कि कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं उसे सारे काम निपटाने के लिए, और क्या हालत होती है उसके तन मन की। सुबह से कब रात के 12 बज जाते हैं पता भी नहीं चलता। पलकें नींद से चिपक जाती हैं, पर मजाल है जो 12 बजे से पहले सो जाए। बेचारी विनीता गरीब बाप की बेटी नहीं होती तो क्या इस पर इतना जुल्म होता। दहेज जो लेकर नहीं आई थी मायके से, माँ बाप और एक छोटा भाई था उसका। कभी अगर वे लोग आ जाते विनीता के ससुराल तो सुरेखा जी की भौवें चढ़ जाती और बुदबुदाती, आ गए भिखमंगे यहाँ रोटियाँ तोड़ने के लिए। घर में खाने को मिलता है नहीं तो रोज रोज अपनी बेटी से मिलने आ जाते हैं खाने के बहाने। एक बार तो विनीता की माँ बिना कुछ खाए पिए ही रो रो कर चली गई घर। पीछे विनीता चुपके चुपके सास से छुपकर रोती रही।
उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपनी माँ को रोक लेती। उसका पति तो बेचारा एक गूंगा बहरा था, जो ना तो अपनी माँ को कुछ कहता और ना ही विनीता की कुछ सुनता। एक दो बार विनीता ने कहने का प्रयास भी किया, पर पतिदेव इतने भले मानुस हैं कि सुनने का कष्ट भी नहीं किया, और ऊपर से कहते, मुझे तुम लोगों की घर गृहस्थी के बारे में कुछ पता नहीं। मैं कमा कर रुपए ला कर देता हूँ माँ के हाथों में, माँ ही जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। वो जैसे कहती है वैसा ही किया करो, मुझसे कोई शिकायत नहीं करना। विनीता बेचारी क्या करती, मन की बात मन में लेकर रह गई। समय के चक्र को तो घूमना ही था सो घूम रहा था। एक दिन अचानक विनीता को सुबह सुबह उल्टी होने लगी, तो सास समझ गई कि उसके पाँव भारी है। सास के समझने से क्या फ़ायदा, विनीता को 2 दिन के लिए आराम तो नहीं मिला, ऊपर से हिदायतें मिली कि ये मत खाना, ये अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, इस समय ये खाओ, ये अच्छा होता है, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। और मेरी तो इच्छा है कि इस बार एक पोते का मुंह देखूं, इस बार मुझे निराश मत करना। जैसे विनीता के हाथों में है सब कुछ, चाहे तो पोता दे दे, चाहे तो पोती दे दे। सास की बातें सुनकर विनीता ने एक दीर्घ श्वास छोड़ा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, रख लेना मेरी लाज इस बार, वरना मुझ गरीब का क्या हाल होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। अस्पताल में जैसे ही सुरेखा जी को पता चला कि विनीता ने एक और बेटी को जन्म दिया, तो दहाड़े मार कर रोने लगी। नर्स दौड़कर आ गई और पूछा, क्या बात है अम्मा, क्यों रो रही हो? आपकी बहू और पोती तो बिल्कुल सही है, उनको कुछ नहीं हुआ। नर्स को जब सारा मामला पता चला तो अपना सिर पीट लिया। अब तो सुरेखा जी की मजबूरी थी, विनीता को आराम देना ही पड़ा, पर काम करते हुए उठते बैठते बड़बड़ाती रहती। एक तो बेटी को जन्म दिया है, ऊपर से महारानी को आराम देना पड़ रहा है। मुझसे अब घर गृहस्थी का काम नहीं होता। अब ले देकर अर्पिता रह गई थी, जिसे आवाज़ लगाती और कहती, अर्पिता जरा बाल्टी में पानी भर देना, जरा सब्जियां काट देना, जरा चूल्हे में आग जला देना। विनीता की छोटी बेटी 6 महीने की हुई थी और इधर बड़े देवर की शादी की बात चल गई। फिर विनीता की यही दिनचर्या शुरू हो गई, दोनों बच्चों को संभालना, घर के सारे लोगों को भी संभालना। शादी की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी। लड़की वाले लड़के को देखने आए, शादी का दिन पक्का करके गए। अब की बार सुरेखा जी ने भी ठान लिया था, तू डाल डाल मैं पात पात। बेटियों की शादी में जितने दहेज दिए हैं, अब बेटे की शादी में सब वसूल करेंगे। लड़का हमारा सरकारी नौकरी करता है, कम में नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी बड़े बेटे की शादी में कुछ भी नहीं दिया था बड़ी बहू के मायके वालों ने। अब की बार तो ऐसी गलती नहीं करेंगे हम। अपने भाई की शादी में सीता और अर्पिता दोनों अपने पति देव के साथ पधारी हुई हैं मायके में। विनीता की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि दोनों नंदों को सजने संवरने, घूमने फिरने और बातें करने के अलावा कोई काम है ही नहीं। वे तो अपने मायके आई हैं घूमने के लिए, ऊपर से खाने में 10 फरमाइशें कर देती। छोटी ननद विनीता की परेशानी समझती है, इसीलिए उससे जितना बन पड़ता है वो अपनी भाभी की मदद अवश्य कर देती है। पर वो भी तो स्कूल जाती है, इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा है। देवर की शादी निपट जाने के बाद विनीता ने सोचा, चलो अब थोड़ा सा आराम मिलेगा। देवर और देवरानी दोनों शहर चले गए, दोनों नंदे अपने अपने ससुराल चली गईं। सारे मेहमान भी चले गए तो घर थोड़ा खाली हो गया। अब काम की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो गई, पर कहते हैं ना कि नसीब में अगर सुख नहीं लिखा तो वो कहाँ से मिलेगा। विनीता के ससुर जी तो रिटायर हो गए हैं, वे आजकल घर में रहने लगे। विनीता की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो गई, पर अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और देखते ही देखते उन्हें लकवा मार गया। ससुर जी बिस्तर पर आ गए तो विनीता का काम और बढ़ गया। रात दिन ससुर जी की सेवा में लगी रहती बेचारी, कभी उनको चाय बना कर देना और खाना खिला देना। ससुर जी बिस्तर से नहीं उठ पाते तो गर्म तौलिए से उनके शरीर को पोंछना। विनीता है तो सुरेखा जी को अपने पति की सेवा की कोई चिंता नहीं। सुरेखा जी जैसी भाग्यवान और कौन होगी, जिसे बिना सैलरी दिए ही विनीता जैसी नर्स मिल गई हो। छोटी ननद अर्पिता 10वीं कक्षा में फेल हो गई, तो सबने सोचा पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो इसकी शादी कर दी जाए। लड़का ढूंढना शुरू किया, लड़के वाले आते देखने के लिए, तो फिर वही सिलसिला शुरू हुआ विनीता के लिए। जितने भी मेहमान आते उनकी खातिरदारी करना, उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाना। मेहमान नवाजी में तो अब विनीता बिल्कुल निपुण हो गई है। उसको अब इतनी परेशानी नहीं आती है जितनी पहले आती थी। सास को ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं पड़ता है कि क्या करना है और क्या नहीं, सब कुछ बखूबी संभाल लेती है वो।
तो प्रसन्न होकर सास सुरेखा जी ने मेहमानों के सामने ही कहा, मेरी बड़ी बहू तो बिल्कुल लक्ष्मी है इस घर के लिए। जब से आई है बरकत ही बरकत है घर में, और मेहमान आए तो क्या खाना बनाना है, क्या करना है, कुछ बताना नहीं पड़ता। आजकल तो मेरी पूरी छुट्टी हो गई है रसोई घर काम से। सारा खाना इसी ने बनाया है। मेहमानों ने जब पकवानों की तारीफ की, तब सुरेखा जी भी अपनी बहू की तारीफ करने में पीछे नहीं रही। विनीता के कानों में तारीफ के कुछ शब्द पड़े तो वो भी खुश हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ आजकल मुझसे खुश रहती हैं, मेरे काम से खुश हैं। चलो मेरी मेहनत रंग तो लाई है। और एक सुंदर सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। मेहमान नवाजी के बाद थोड़ी देर शांति से विनीता बैठी थी कि सास की जुबान चलने लगी। निश्चिंत होकर आराम से क्यों बैठी हो? मेहमान चले गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर में कोई काम ही नहीं है। घर में आटा खत्म हो रहा है, गेहूं पिसवाना है। पिसवाने से पहले गेहूं की सफाई तो करनी पड़ेगी ना। कौन करेगा सफाई? ये सब बात बताने वाली होती हैं क्या? अपने ही घर का काम है, तुम्हें सोच समझकर सब काम संभाल लेना चाहिए। अब तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही। सासू माँ की बात सुनकर विनीता की दशा फिर से वैसी ही हुई जैसे पहले हुआ करती थी। जुबान चुप और दो आंखों में आंसू जल। साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए विनीता उठकर चल पड़ी, गेहूं की सफाई करके पिसवाने का बंदोबस्त करने के लिए। छोटी ननद की शादी अमृतसर के लड़के से तय होती है, जो वहीं पर किसी कंपनी में कार्य करता है। बात दहेज की आई तो लड़के के पिता ने साफ साफ कहा, भाई हमारा लड़का तो सरकारी नौकरी वाला है, दान दहेज में थोड़ा ध्यान रखना। आपकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी हमने पसंद कर ली है। दहेज के बारे में आप चिंता मत कीजिए, हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे, हमारी छोटी बहन है। इसके बाद तो हम भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। नारायण और वरुण ने कहा। पूरे घर में शादी का माहौल था, शोरगुल था, बारात भी आ गई थी। रात पूरी सभा पर थी, चारों ओर नाचने गाने धूम धड़ाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि कोई बात किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक किसी की बात आकर सुरेखा जी के कानों में पड़ी। बड़ी बहू बेहोश होकर गिर पड़ी है, जल्दी से सुरेखा भाभी को बुलाओ। आवाज़ सुरेखा जी की ननद की थी, जो उसी गांव में रहती हैं और शादी में आई हुई हैं। सबने पकड़कर विनीता को अपने कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया और सुरेखा जी ने कहा, जाओ जाकर नर्स निर्मला को ले आओ, वही देखकर बता देगी कि बड़ी बहू को क्या हुआ है। गांव की डिस्पेंसरी से निर्मला की ड्यूटी लगी हुई थी। वरुण ने जाकर सारी बातें बताई तो वो भी दौड़कर आ गई। उसने विनीता के हाथ की नस पकड़ी और मंद मंद मुस्कुराने लगी। सुरेखा जी से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, क्या बात है नर्स मैडम, क्या हो गया हमारी बड़ी बहू को? अरे कुछ नहीं मौसी, आप फिर से दादी बनने वाली हैं। बधाई। और निर्मला ने हंसते हुए कहा। सुरेखा जी बड़ी खुश हुई और मन में आस लगाकर बैठ गईं कि अब की बार तो पोता जरूर आएगा घर में। विनीता को थोड़ा आराम देना पड़ेगा, वैसे भी बेचारी कितनी दुबली पतली हो गई है। विनीता जैसे ही बिस्तर से उठने लगी तो सुरेखा जी ने कहा, अभी थोड़ी देर और आराम कर लो, हम लोग हैं सब देख लेंगे। और फिर सीता और केतकी भी तो आई हुई हैं, वो लोग संभाल लेंगे सब कुछ। विनीता सास की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी, आज क्या हो गया है माँ जी को, जो मुझे आराम करने के लिए कह रही हैं। ऐसा तो पहली बार हुआ है, कहीं मेरे कान गलत तो नहीं सुन रहे हैं। तभी विनीता ने किसी को बोलते हुए सुना कि बड़ी बहू फिर से माँ बनने वाली है। तब विनीता को समझ में आया कि माँ जी ने मुझे आराम करने के लिए क्यों कहा। पर वो ये भी सोचने लगी कि अब की बार अगर बेटा नहीं हुआ, माँ जी ने पोते का मुंह नहीं देखा, तो पता नहीं मेरा क्या होगा। वो डर गई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, इस बार मुझ गरीब पर कृपा करना, मेरी इज्जत बचा लेना। छोटी ननद को विदाई देते समय विनीता की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो अर्पिता को पकड़कर रोए जा रही थी और अर्पिता भी भाभी से लिपटकर खूब रोई। खूब लाड दुलार प्यार दिया है विनीता ने अर्पिता को, और अर्पिता ही तो थी जो उसकी मन की बातें और पीड़ा समझती थी। तभी तो जब देखती थी भाभी काम को लेकर परेशानी में है, तो आकर हाथ बटा देती थी। घर बहुत सूना सूना लग रहा था विनीता को अर्पिता के बिना। जब भी अर्पिता की याद आती तो उसकी आंखें भीग जाती। घर के कोने में उसकी यादें बसी हुई हैं। पोते का मुंह देखे बिना ही विनीता के ससुर जी चल बसे। ससुर जी की बहुत सेवा की थी विनीता ने, इसीलिए उनकी मृत्यु के समय फूट फूट कर रोई विनीता। सब उसको ढांढस बंधा रहे थे कि हमेशा तो कोई इस दुनिया में नहीं रहता, मत रो विनीता। पर विनीता का मन कहाँ मान रहा है। वो रोते रोते कहे जा रही है, नहीं पापा जी नहीं,
आपके जाने से मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। आपकी सेवा में मुझे बहुत सुख मिलता है। अब मैं किसकी सेवा करूंगी और कौन मेरे सिर पर हाथ रखकर कहेगा कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। विनीता का मंझला देवर वरुण तथा देवरानी सुगंधा आई हुई है। सुगंधा पढ़ी लिखी है परंतु विनीता की बहुत इज्जत करती है, अपनी बड़ी बहन जैसे मानती है और उससे बहुत घुली हुई है। विनीता भी सारी मन की बातें सुगंधा से कर लेती है। आकर सारे काम में विनीता का हाथ बटाने लगी। उसके साथ साथ रसोई घर में खाना बनाती है, कुछ उसे सिखाती है, कुछ उससे सीखती भी है। दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर भी सुरेखा जी को कभी कभी अच्छा नहीं लगता। वो सोचती हैं दोनों इतनी बातें करती रहती हैं, पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। कहीं मेरी विनीता को बिगाड़ ना दे सुगंधा, उसे इस बात का डर लगा रहता है। कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। यही कहावत सुरेखा जी पर लागू होती है। एक बार ऐसी बातों बातों में सुगंधा ने विनीता से पूछ लिया, दीदी अब तो सासू माँ आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, आपका बहुत ध्यान रखती हैं, क्योंकि इस बार पोता जो आने वाला है। अर्पिता की शादी वाले दिन आपको बिस्तर से उठने नहीं दिया था। विनीता थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, पता नहीं पोता होगा या पोती आएगी, वो तो भगवान ही जाने। शादी वाले दिन तो सबके सामने दिखाना ही था कि वो बहुत प्यार करती हैं बहू से। पता नहीं सच में प्यार करती हैं कि नहीं, पर दिनचर्या फिर वही पहले जैसी हो गई। सुबह 5 बजे उठो और रात के 12 बजे से पहले आप बिस्तर में जा ही नहीं सकते, और दिन में आराम करना तो पाप है। इस बार विनीता की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली और विनीता ने एक लड़के को जन्म दिया। जन्नत जैसे सुरेखा जी के कदमों में उतर आई है। चारों ओर सुगंधित फूल ही फूल खिले हुए हैं। फूल मुस्कुरा कर कह रहे हैं, लो सुरेखा जी, तुम्हारी गोदी में पोता आ गया, संभालो इसको। बेटा हुआ है सुनकर विनीता के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और मन सागर में जैसे शांति की लहरें हिलोरे मारने लगी। पोता पाकर सुरेखा जी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो हवा में ऐसे उड़ रही थी जैसे खुशी के मारे विहग उड़ा करते हैं। उनका मन पंख फैलाकर दूर आकाश में उड़े जा रहा है और बादलों से जाकर कह रहा है, सुनो बादलों, मेरे घर में मेरा पोता आया है, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम भी खुशी से मेरे साथ झूमो, नाचो, गाओ। बेटे को जन्म देने के बाद अब विनीता घर आई तो उसका स्वागत रीति रिवाज के साथ पूरी शिद्दत से किया गया। सास ने कह दिया, बड़ी बहू, अब तुम 1 महीने के लिए अपने कमरे में ही आराम करना और मेरे पोते की देखभाल अच्छी तरह से करना और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। रसोई घर का काम तो मैं संभाल लूँगी, उसकी चिंता मत करना। विनीता को लगा एकदम से मेरा ओहदा बढ़ गया है एक बेटे को जन्म देकर। क्या बेटियों की कोई कीमत नहीं होती? बेटियों को सब लोग इस तरह से अलग नज़र से क्यों देखते हैं? बेटियों की परवरिश भी अगर सही ढंग से की जाए तो बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर इतना तो मुझे भी समझ में आता है। मेरे माता पिता ने भी अगर मुझे पढ़ाया लिखाया होता तो इस तरह ससुराल आकर सदैव तिरस्कार तो नहीं सहना पड़ता। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, पढ़ाते भी तो कैसे? ईश्वर ने दुनिया में लोगों को गरीब क्यों बनाया? बहू, बेटे के नहाने का समय हो गया है, मैंने पानी गर्म कर दिया है, उसे बाहर ले आओ। तेल मालिश करके नहला देती हूँ। अचानक आवाज़ सुनकर विनीता की तंद्रा भंग हुई। हाँ माँ जी, लेकर आती हूँ। छोटे देवर की नौकरी लग गई थी बैंक में। सुरेखा जी बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी तो शहर की एक लड़की पसंद आई जो बीए तक पढ़ी लिखी है। लड़की वाले अब लड़का देखने आए तो इस बार विनीता को अकेले सब कुछ नहीं संभालना पड़ा। सास ने बराबर हाथ बटाया खाना बनाने में, मेहमानों की आओ भगत करने में, कहीं कोई कमी नहीं रखी। देखकर विनीता का मन भी बहुत प्रसन्न हुआ, ये सोचकर कि सास का व्यवहार अब उसके प्रति बदल गया है। उसने ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। सुरेखा जी के गांव वाली ननद भी आई हुई हैं। उसने अपनी भाभी को काम करते हुए देखा तो मंद मंद मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो भाभी का स्वभाव जानती है। उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, क्यों भाभी, इस बार तो बढ़ चढ़कर सब काम कर रही हो, क्या बात है? बड़ी बहू कहाँ पर है? तुम्हें पता है ना, वो बेचारी अभी कमज़ोर है और बेटा अभी छोटा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है उसका हाथ बटाना। वाह भाभी, ये तो नया नया बदलाव आया है तुम में। क्या ये पोते के कारण आया है? तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं कर रही हूँ। भाभी, आदत नहीं है ना, पहली बार देख रही हूँ, इसीलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों, मैं पहले काम नहीं करती थी? तुमने कभी देखा नहीं मुझे काम करते हुए? पहले देखा है भाभी, बड़ी बहू के आने के बाद तो कभी नहीं देखा। चलो तुम भी हाथ बटा दो,
जरा मेहमान नवाजी कर लो, बहुत बातें कर ली। थोड़ा गुस्सा होते हुए सुरेखा जी ने चाय की ट्रे ननद के हाथ में थमा दी। छोटे देवर की शादी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। देवर अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। एक एक करके सारे मेहमान भी चले गए तो विनीता को लगा अब जरा चैन की सांस लेंगे। जिम्मेदारी निभाते निभाते बहुत थक गई। कुछ दिन आराम करना है, पर आराम भी कैसे करेगी? 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी है और बीच बीच में छुट्टियों में पति भी आते हैं घर, तब उनकी भी सेवा करनी होती है। फिर भी विनीता के मन में एक सुकून तो था कि अब सास पहले के जैसी नहीं रही तो कभी कभी आराम कर लिया करेंगे। पर आराम जैसे विनीता के नसीब में लिखा हुआ ही नहीं था। एक दिन अचानक सास की तबीयत खराब हो गई, वो बिस्तर पर पड़ गईं। फिर से सारी जिम्मेदारी विनीता के कंधों पर आ पड़ी। माँ की तबीयत खराब है ये समाचार सुनकर तीनों नंदे अपने बच्चों के साथ मायके आ धमकी। विनीता ने सोचा नंदे आ गई हैं तो हाथ बटा दिया करेंगी तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी, पर ऐसा हुआ कहाँ। आते ही नंदों ने फिर वही फरमाइशें शुरू हो गईं। आज भाभी दाल चावल नहीं खाएंगे, आज आलू के पराठे खाएंगे। कोई कहती आज पूरी सब्जी खाएंगे, कोई कहती आज लौकी के कोफ्ते बना देना। विनीता ने सोचा शायद माँ की सेवा करने सब आए हैं, पर इनको तो घूमने से ही फुर्सत नहीं थी। रोज किसी न किसी से मिलने के बहाने सज धज कर घूमने निकल जाती और घर आते ही खाने की फरमाइशें। बच्चे भी खाने को लेकर अलग अलग फरमाइशें करते तो विनीता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती। विनीता की सेवा के कारण सास की तबीयत में थोड़ी सी सुधार आई। वो बिस्तर से उठकर बैठने लगी तथा धीरे धीरे चलने फिरने लगी। उसने अपनी बेटियों के चाल चलन देखे तथा बच्चों की धमा चौकड़ी देखी तो मन ही मन बहुत गुस्सा आया। बेटियों के इस तरह के बर्ताव के कारण सुरेखा जी के मन में बहू के प्रति दया भाव ने जगह बना लिया। सुरेखा जी गुस्से से भरी हुई थी। बेटियां जब घूम कर आईं तो सबको अपने पास बुलाया और कहा मेरे पास बैठो। माँ को ऐसे गुस्से में देखकर बेटियां भी डर गईं और बैठ गईं। सुरेखा जी ने बड़ी शांति से कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आई हो? मुझे देखने, सेवा करने या घूमने के लिए? मम्मी आप कैसी बात कर रही हैं? हम आपको देखने ही आए हैं। बड़ी बेटी सीता ने कहा, आपकी तबीयत खराब है सुनकर हम सब कुछ छोड़कर आ गए यहाँ पर, और आप कैसी बातें कर रही हैं? मंजली बेटी केतकी ने कहा, मैं घूमने जाना नहीं चाहती थी मम्मी, भाभी का हाथ बटाना चाहती थी, पर दीदी लोग मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गईं। मुझे माफ़ कर देना मम्मी, मुझसे गलती हो गई। छोटी बेटी अर्पिता ने कहा। बेटियों की बातें सुनकर सुरेखा जी ने अपने क्रोध में ही कहा, देख लिया ना, मुझे सेवा भी कर ली मेरी, अब तुम लोग अपना अपना सामान समेट लो और अपने अपने घर जाओ। अब वही तुम्हारा घर है, रोज रोज यहाँ आकर मेरी विनीता को परेशान मत किया करो। विनीता नहीं होती तो मैं अभी जिंदा नहीं होती, उसकी सेवा के कारण मैं अभी उठकर बैठी हूँ। तुम लोग तो शक्ल दिखाने भी मेरे पास नहीं आते थे। अब वही मेरी बेटी है, बेटी से बढ़कर है। कोई मेरी बेटी को परेशान ना करे। गलती मेरी ही है जो तुम लोगों को मैंने शुरू में रोका टोका नहीं। अपनी भाभी से सदैव तुम लोग गलत व्यवहार करते रहे और मैं चुपचाप देखती रही। मैंने तुम लोगों को अच्छे संस्कार दिए होते तो ये नौबत कभी नहीं आती। अब मेरी विनीता को कोई परेशान नहीं कर सकता मेरे रहते, कहकर सुरेखा जी उठकर रसोई में चल गई। रसोई घर में जाकर देखा अर्पिता वहीं पर भाभी के पास बैठी हुई थी। उसने अर्पिता से कहा, अर्पिता तुम भी जाने की तैयारी कर लो, अब मैं ठीक हो गई हूँ। अब जाकर अपनी घर गृहस्थी संभालो। मुझे क्षमा कर दो माँ, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आंखों में आंसू लिए सीता ने भी कहा, मुझे क्षमा कर दो माँ, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। सचमुच तुम्हारी सेवा करनी चाहिए थी हमें। अपनी नजरें नीचे करके केतकी ने कहा, मैंने सबको क्षमा कर दिया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। बस दुख इस बात का है कि मेरी खुद की बेटियों ने मेरी देखभाल नहीं की और एक पढ़ाई लड़की ने जी जान लगाकर मेरी सेवा की और मुझे मौत के मुंह से निकाल कर ले आई। आंसुओं की बूंदें सुरेखा जी की आंखों में तैरने लगी तो उसने साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछ ली। दूसरे दिन सुबह सुबह तीनों नंदे अपने अपने घर की ओर रवाना हो गईं। घर खाली हो गया था। विनीता सारा काम काज निपटाकर थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में लेटी हुई थी बेटे के साथ। विनीता को मन ही मन बुरा भी लग रहा था कि नंदों से माँ जी ने ऐसा कहा, पर मुंह से कुछ बोल नहीं पाई। सबसे ज़्यादा अर्पिता के लिए उसको बुरा लग रहा है, क्योंकि अर्पिता दूसरी बहनों से अलग है। सोचते सोचते थकान के मारे उसकी आंखें लगी ही थी कि जानी पहचानी आवाज़ ने उसकी नींद तोड़ दी। मम्मी भूख लगी है, थोड़े से पकौड़े बना दो ना, चाय के साथ खाना है।
विनीता की बड़ी बेटी दीप्ति स्कूल से आई और आकर मम्मी को आवाज़ लगाई। दीप्ति की आवाज़ सुरेखा जी के कानों में पड़ी। वो मन ही मन सोचने लगी, दीप्ति भी अपनी बुआओं के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। समय रहते सही शिक्षा देनी पड़ेगी, वरना पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा और मैं हाथ मलती रह जाऊंगी। दोबारा मैं ये गलती नहीं कर सकती। अपनी बेटियों को सही समय से अच्छी शिक्षा दी होती तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। आज मुझे उनको स्वयं कहना पड़ा कि तुम अपने अपने घर चली जाओ। बाहर निकलते हुए सुरेखा जी ने दीप्ति से कहा, दीप्ति तुम जाओ अपने कपड़े बदल लो और हाथ मुंह धोकर मेरे साथ रसोई घर में आ जाओ। हम दोनों मिलकर पकौड़े तलेंगे और चाय भी बनाएंगे। मम्मी थक हार कर अभी थोड़ी देर आराम कर रही हैं, उसे आराम करने दो। बहुत दिनों से वो चक्कर गिनने की भांति घूम रही है, थक कर चूर हो रही होगी। आखिर वो भी तो इंसान है। अपनी माँ की परेशानी तुम्हें स्वयं समझनी होगी। अपना काम खुद ही संभालना होगा। अभी से थोड़ा बहुत काम करने की आदत डाल लो तो आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, स्कूल से आते ही अपनी माँ को आदेश देने लग गई। ऐसे भी क्या थकान होती है स्कूल में जो स्वयं अपना काम नहीं कर सकती। दादी की बात सुनकर आज पहली बार दीप्ति को एहसास हुआ कि माँ भी तो एक इंसान है, उन्हें भी तो थकान होती है। जब से मैं बड़ी हुई हूँ और थोड़ी बहुत समझदार, तब से देख रही हूँ माँ को सबकी सेवा करते हुए। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो माँ का हाथ बटाना चाहिए। चलो आज ही से सही कुछ करने की शुरुआत ही कर देते हैं। सारी बातें सोचकर वो मन ही मन खुशी से मुस्कुरा पड़ी। ठीक है दादी, आप जाओ रसोई घर में, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। दोनों मिलकर आज पकौड़े भी तलेंगे और चाय भी बनाएंगे। मम्मी को भी चाय बनाकर पिलाएंगे। अभी मम्मी से कुछ मत कहना, मम्मी जब देखेंगी तो बड़ी खुश हो जाएंगी। दीप्ति ने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरते हुए मन में उमंग और तरंग लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अपनी दादी के साथ मिलकर दीप्ति ने चाय बनाई तथा पकौड़े तले, फिर प्लेट में सजाकर खुशी खुशी अपनी मम्मी के कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर भीतर जाकर देखा मम्मी अभी भी सो रही हैं। पहले तो उसका मन हुआ कि मम्मी को ना जगाए आराम करने दे, परंतु मन में इतनी खुशी थी कि ज़्यादा सब्र नहीं हुआ। आज पहली बार उसने रसोई घर में जाकर चाय बनाई तथा पकौड़े तले। मम्मी को बताए बिना और खिलाए बिना उसे चैन कहाँ पड़ने वाला था। उसने धीरे से आवाज़ लगाई, मम्मी उठो, मम्मी उठकर देखो, मैंने अपने हाथ से आज चाय बनाई है तथा पकौड़े तले आपके लिए भी लेकर आई हूँ। कानों में किसी की आवाज़ पड़ी तो विनीता की नींद भंग हो गई और उसने आंखें खोलकर देखा सामने हाथ में ट्रे लिए दीप्ति खड़ी है। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। क्या बात है बेटा, चाय किसने बनाई और ये पकौड़े किसने तले? आश्चर्य से विनीता ने पूछा। मम्मी मैंने और दादी ने मिलकर बनाए हैं, आपके लिए लेकर आई हूँ, खुशी जाहिर करते हुए दीप्ति ने कहा। आज पहली बार दीप्ति को देखकर विनीता को लगा कि अब दीप्ति बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। नहीं तो पहले कुछ खाने का मन होता या भूख लगती तो सबसे पहले आवाज़ लगाती, मम्मी ये बना देना, मम्मी वो बना देना। हाँ बेटा तुम ले जाओ रसोई घर में, मैं आ रही हूँ। दादी की तबीयत तो ठीक नहीं हुई अभी तक, दादी को क्यों कष्ट दिया? मुझे बुला लिया होता तो मैं बना कर देती। मैंने आपको आवाज़ लगाई थी परंतु दादी ने मुझे रोक लिया। कहा मम्मी थोड़ी देर आराम कर रही हैं तो करने दो, उनको परेशान मत करो। अपनी खुशी जाहिर करते हुए दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर विनीता को खुशी हुई और मन ही मन सोचने लगी, सासू माँ आजकल मेरे लिए सोचती हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है उनमें, परंतु उनको तकलीफ़ देना भी सही नहीं। अभी उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आज चाय तथा पकौड़े में थोड़ा ज़्यादा ही स्वाद लग रहा था विनीता को। बेटी के हाथ के जो बने हैं तो स्वाद कैसे नहीं होता। खुशी से स्वयं को रोक नहीं पाई और कहा, पकौड़े तो बहुत अच्छे बनाए तुमने और दादी ने मिलकर, बस मेरे तो सुख के दिन आ गए। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। फिर सास की ओर देखकर विनीता ने कहा, माँ आपने क्यों तकलीफ़ की, मुझे बुला लिया होता। आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, अब मैं पहले से ठीक हूँ बहू। दीप्ति को भी थोड़ा बहुत काम सिखा दिया करो, धीरे धीरे अपना काम करना सीख जाएगी तो तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। मेरी तरह गलती मत करना। अपनी बेटियों को मैंने समय रहते सब कुछ सिखा दिया होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। थोड़ा सा उदास होते हुए सुरेखा जी ने कहा, दीप्ति जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो समझदार बनने लगी। एक तो माँ की देखरेख में सारे कार्य सीखने लगी और दादी भी मौका मिलते ही कुछ न कुछ सिखा देती। देखते देखते दीप्ति 12वीं कक्षा में पहुंच गई। बचपन से ही गांव की नर्स को देखकर
उसके मन में एक ख्वाब पनपने लगा था, जिसे पूरा करने का समय अब आ गया था। उसने घर में अपनी इच्छा बताई कि वो नर्स बनना चाहती है। दीप्ति नर्स बन गई और उसकी पोस्टिंग शहर के एक अस्पताल में हो गई। वो अब शहर में ही रहने लगी। कभी कभी छुट्टी लेकर या सप्ताहांत में घर आ जाती। घर आती तो पूरी तरह माँ का दुख दर्द बांटने का प्रयास करती। माँ बेटी एक दूसरे के दोस्त की तरह रहने लगी, जिसे देखकर सुरेखा जी के मन में भी खुशी के पुष्प खिल उठते। वो एक लंबी सांस लेकर मन ही मन सोचती, काश कि मैंने भी अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दी होती। चलो कोई बात नहीं, बेटियां ना सही, अब मैं अपने पोते पोतियों को अच्छी शिक्षा दूंगी। दीप्ति की छोटी बहन रिया भी अब बड़ी हो गई है। अपनी दीदी के शहर रहने के कारण घर की जिम्मेदारी अब उसने अपने ऊपर काफ़ी हद तक ले रखी है। दीदी नहीं है तो दीदी की भूमिका निभाने का प्रयास करती रहती है। विनीता का बेटा कार्तिक भी अब बड़ा होने लगा है। उसे भी विनीता अब अपना काम स्वयं करना सिखाने लगी है। जैसे स्कूल जाने से पहले जूते में पॉलिश करना, अपने कपड़े स्वयं इस्त्री करना, अपना बस्ता स्वयं जमाना आदि काम उसे समझा दिया है। 12वीं की परीक्षा पास करने के पश्चात रिया ने शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब वो कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी है। कार्तिक अब 12वीं कक्षा में आ गया है। दीदी के हॉस्टल चले जाने के पश्चात अम्मा के कार्य में हाथ बटाने की जिम्मेदारी कार्तिक पर थी। घर के छोटे छोटे कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाने कार्तिक आगे आता तो ये देखकर सुरेखा जी का मन खुशी से झूम उठता। वो मन ही मन कहने लगती, नया जमाना है तो समय के साथ साथ चलना भी तो आवश्यक है। कल को अगर इसकी बीवी नौकरी वाली हुई तो दोनों को मिलकर ही घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी, नहीं तो बेचारी बहू बाहर भी काम करेगी और घर में भी आकर काम करेगी तो कितनी थक जाएगी। आखिर वो भी तो इंसान है। मैंने विनीता के साथ जो गलती की है वो मैं पोता बहू के साथ नहीं होने दूंगी। लड़के को घर का काम काज सिखाना बहुत आवश्यक है आज के ज़माने में। लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा ही सोचने लग गई हूँ। नए ज़माने का तौर तरीका थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आने लगा है। अच्छा है सुरेखा, तू भी अब समझदार हो गई है, पहले जैसी बुद्धि नहीं रही। समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है। सारी बातें सोचकर सुरेखा जी के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर जाती है। चलो अच्छा ही है जो ये लोग अभी से घर की जिम्मेदारी समझने लगे हैं। शांति और आत्मसंतुष्टि की किरणें सुरेखा जी के मुखड़े को उज्जवल कर रही थी। अभी इस कहानी में बहुत कुछ बाकी है, इसीलिए दूसरा पार्ट कल मिलेगा। और दूसरा पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।